नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मॉरिशस से टैक्स करार में बड़े बदलाव। मॉरिशस के रास्ते आए निवेश पर सरकार लगा सकती है कैपिटल गेन्स टैक्स। पहले लगेगा 7.5% का टैक्स। सिंगापुर से भी टैक्स करार में बदलाव संभव। ग्लोबल बाजारों से अच्छे संकेत। डाउ 200 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त पर बंद। यूरोपीय बाजारों में भी आधे % की तेजी। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी 1% नीचे। उम्मीद से बेहतर रहे जी एंटरटेनमेंट के नतीजे। मुनाफा, आय और एड रेवेन्यू ग्रोथ में शानदार इजाफा। अब नजरें आज आने वाले कोटक बैंक, एशियन पेंट्स, अपोलो टायर और हैवेल्स के नतीजों पर। कॉल ड्रॉप मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आज। टेलीकॉम शेयरों पर रहेगा फोकस। टाटा स्टील के यूके कारोबार को खरीदने की रेस में जेएसडब्ल्यू स्टील भी शामिल। कुल 7 कंपनियों ने लगाई बोलियां। जुलाई तक मिल सकता है नया खरीदार। और उत्तराखंड का सस्पेंस होगा खत्म। बहुमत के नतीजों का आज सुप्रीम कोर्ट करेगा ऐलान। चलिए सबसे पहले देख लीजिए इस बुधवार की सुबह किस तरह के संकेत आ रहे हैं हमारे बाजारों के लिए। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर हमारा निफ्टी जो सिंगापुर में लिस्टेड है वो आएगा। एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि भारतीय बाजारों की आज एक कमजोर शुरुआत होती हुई नजर आएगी। 1% का दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन ध्यान रखें बैक टू बैक इस हफ्ते के जो 2 कारोबारी सत्र थे, सोमवार और मंगलवार, लोअर लेवल से बहुत स्मार्ट रिकवरी इंडियन मार्केट्स ने देखी है। और आज ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है। यूरोप उठा लीजिए, आप अमेरिकन मार्केट उठा लीजिए, एशियन मार्केट्स, बाकी पीएस उठा लीजिए, सब मजबूती के साथ कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। तो हमारे बाजारों के लिए आज ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है। पिछले 2 दिनों से अच्छी मोमेंटम इंडियन मार्केट में पकड़ा हुआ है। और आज तो हमें वो मॉरिशस ट्रीटी जो हमने साइन कर लिया, करार साइन कर लिया है, उसमें भी स्टॉक मार्केट्स पे एक रिएक्शन देखने को मिलेगा। सिंधी सिवास के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में आज खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। तो अनिल डिटेल में अनिल से समझूंगा इस कमजोरी में भी क्या खरीदारी करें, ये कमजोरी की वजह क्या है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, भारत और मॉरिशस के बीच दोहरा टैक्स रोकने के समझौते में बदलाव पर सहमति हो गई है। अब मॉरिशस के रास्ते आने वाले निवेश पर भारत में कैपिटल गेन्स टैक्स लगाया जा सकेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि सिर्फ टैक्स बचाने के लिए मॉरिशस में दफ्तर खोलने वाली कंपनियों का रास्ता बंद हो गया है। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांता दास का कहना है कि यह समझौता भारत के लिए अहम डेवलपमेंट है। इस समझौते से राउंड ट्रिपिंग पर रोक लगेगी। इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट टीपी ओसवाल का कहना है कि यह फैसला सही है। साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया है कि मार्च 2017 से पहले आए निवेश पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। 40% इन्वेस्टमेंट इंडिया में जो आता है मॉरिशस से आता है, उसमें इन्होंने कहा है कि 2017 मार्च के पहले जो भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया है मॉरिशस के द्वारा, उसको हम ट्रीटी, एग्जिस्टिंग ट्रीटी का प्रोटेक्शन देंगे, उस पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे। जो 2 इन्वेस्टमेंट 17 और 19 के बीच में आया है, 1 अप्रैल 2017 और 31 मार्च 19, उस पर हम 50% टैक्स रेट लगाएंगे। तो ये एक अच्छा, बहुत ही बढ़िया बेनिफिशियल बदलाव है। और मुझे लगता है 2019 तक सिस्टम ऐसा करेक्ट हो जाएगी कि सभी इन्वेस्टर को ये सेम टैक्स रेट की प्रोविजंस लगेगी। चलिए, लेकिन शक्तिकांता दास साहब का कहना था इस ऐलान के बाद, उसे सुन लीजिए। अमेंडमेंट प्रोटोकॉल अभी साइन हो गया है। इसमें टैक्स क्लैरिटी आ गया है मॉरिशस रूट के बारे में। ये बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है। ये राउंड ट्रिपिंग के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे कि भारत में जो ब्लैक मनी है, शायद वो जाके बाहर जाके फिर राउंड ट्रिप होके मॉरिशस जैसे रूट के थ्रू आ रहे हैं। तो ये जो राउंड ट्रिपिंग का एक रूट था, वो रूट इसके बजाय अभी बंद हो गया है। इसमें जो ग्रैंडफादरिंग क्लॉज का प्रोविजन है, 1 अप्रैल 2017 तक जो इन्वेस्टमेंट आएगा, जो इनफ्लो आएगा, उसके ऊपर ये जो है लागू नहीं होगा। 1 अप्रैल 17 के बाद ये लागू होगा और 2 साल तक इसमें 50% जो टैक्स रेट है उसका 50% लागू होगा। तो आसान शब्दों में अब मॉरिशस जो पैसा भारत में आता है उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगाया जाएगा। ये ट्रीटी, इस समझौते के बाद ये ऐलान होता हुआ, और साथ साथ सिंगापुर रूट पे भी, उस ट्रीटी पे भी बदलाव करने की कोशिश सरकार करती हुई नजर आएगी। मार्च 2017 से पहले जो भी निवेश आएगा, ग्रैंडफादरिंग क्लॉज का आसान शब्दों में मतलब है कि मार्च 2017 तक जो भी निवेश आएगा
वो इस ट्रीटी के बाहर होगा। 1 अप्रैल 2018 से जो निवेश आना है वो इस ट्रीटी के अंतर्गत आने वाला है। मेरे साथ अब मेरे मार्केट रिलेटेड अनिल सिंह भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं अनिल से इसी ट्रीटी के बारे में समझना चाहूंगा। अनिल जी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मेरे लिए। एक दिक्कत की बात कि एफआईएस पे पैसा लगने वाला है, जो मॉरिशस रूट से आता था उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। दूसरी बात पॉजिटिव साइड में शायद है कि अब वो फाइनली क्लैरिटी आ गई है, एक ग्रैंडफादरिंग है, तो मार्च 2017 तक के निवेश तक मैं बचा रहूंगा। तो इसे मैं एक्चुअली इंटरप्रेट कैसे करूं, हमारे मार्केट के लिए फैसला अच्छा है या बुरा है? दोनों ही एक्चुअली जो आप सोच रहे हैं वो सही है। पहली बात यह कि हुआ क्या है, सरकार की चिंता क्वालिटी ऑफ मनी को लेकर है और मार्केट की चिंता क्वांटिटी ऑफ मनी को लेकर है। कि हमें डर क्या है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मॉरिशस से जो पैसा आ रहा है वो आना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, ये बाजार का डर है। सरकार का डर ये कि जो पैसा आ रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, क्या राउंड ट्रिपिंग हो रही, क्या दूसरे लोग जो अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहते हैं वो मॉरिशस में पैसा ले जाते हैं, वहां नाम मात्र की कंपनी खोलते हैं और वो पैसा फिर से हिंदुस्तान में आता है, उस ट्रीटी का गलत फायदा उठा, उस ट्रीटी का गलत फायदा। तो सरकार ने अपनी चिंता दूर की है वो, इसलिए अब होगा क्या, ये इस तरह भी हो सकता था कि अचानक से सेबी किसी दिन आपको पी नोट्स पर बैन लगा दें, अचानक से सरकार कहे कि कल से जो भी पैसा मॉरिशस से आएगा या अब तक जो भी आया है उस पर भी टैक्स लगेगा। तो सरकार ने इसे बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है, एकदम से नहीं रोका है। आपको यह भी कह दिया कि पुराने इन्वेस्टमेंट है उनमें घबराने की जरूरत नहीं है, नया जो इन्वेस्टमेंट आएगा उसी पर हम देखेंगे और उसके लिए भी आपको हम और विंडो दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा सूदिंग है, ये होना ही था आगे पीछे, और ये कई सालों से बाजार को इस बात का डर है कि ये होगा। तो अब ये होना था, बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। जहां तक बाजार का सवाल है, दिक्कत कहां आएगी, एक अगर आम एफआईआई है, कोई किसी सरकार का पेंशन फंड है, कोई दुनिया भर का बड़ा दिग्गज म्यूचुअल फंड है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए तो हिंदुस्तान एक दूसरा बाजार है जहां पर वो पैसा सिर्फ इसलिए लगाता है कि उसे पैसा बनाने का मौका दिखता है। तो वो इन्वेस्टमेंट अगर उसको सही लगता है तो वो आकर पैसा लगाता है। हाँ, ये जरूर है कि टैक्स के बेनिफिट थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन चूंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स तो उनके लिए भी जीरो है, हमारे लिए भी जीरो है। तो जो लॉन्ग टर्म एफआईज उन्हें क्या फर्क पड़ता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। शॉर्ट टर्म जो ट्रेड करने वाले एफआईज हैं, हेज फंड्स हुए, उनके लिए जरूर है कि अब 15% आपको कैपिटल गेन टैक्स इवेंचुअली जाकर देना पड़ेगा, जो भी हमारी रेट है। तो उनके लिए थोड़ी सी हो सकती है कि कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग महंगी हो जाए। सबसे बड़ी दिक्कत की बात किसके लिए, कई सारे एफसीसीबीज, कई सारे एडीआर्स के तरह के इन्वेस्टर्स जो लोकल कंपनी के प्रमोटर हैं, वो किसी न किसी तरह से पैसा बाहर भेज देते हैं, वो घूम फिर कर पी नोट्स में आता है, मॉरिशस पहुंचता है, मॉरिशस से फिर से हिंदुस्तान में आता है। तो इन कंपनियों पर असर पड़ेगा, इन प्रमोटर्स पर असर पड़ेगा। उन्हें अपना अरेंजमेंट अगले 2 साल में करना पड़ेगा कि इन सब मामलों को कैसे निपटाया जाए। तो छोटी कंपनियों पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रूट करने के तरीकों पर अब रोक लगती हुई नजर आएगी, ये दिक्कत की बात है। और ये क्योंकि अब इसके बाद वो सिंगापुर ट्रीटी की बात करें, उसमें बदलाव आता हुआ नजर आएगा, होगा साइप्रस में भी होगा, फिर आगे चलते हुए सिंगापुर सरकार शायद मान जाएगी, तो इवेंचुअली क्लीनर मार्केट्स होंगे शायद। हाँ, बेसिकली फिर आपको ये पता है कि किसका पैसा आ रहा है, इस पैसे के पीछे कौन है। इस वक्त सेबी की सरकार की दिक्कत क्या है कि पी नोट्स के पीछे कौन है, पता नहीं। अच्छा, और दूसरा आपके डीटीए है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, तो आप नाम मांग नहीं सकते, आइडेंटिटी मांग नहीं सकते, तो फिर जो कोई पैसा लगा रहा है आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब होगा ये कि आपको बताना पड़ेगा, आप हर रिकॉर्ड तक पहुंच सकते हैं। तो क्वालिटी ऑफ मनी अब आपको वाकई में पता चलेगा कि कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, कितना इंडियन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम पर रूट हुआ था। अनिल जी, मैं इसका मार्केट में रिएक्शन कैसा होने वाला है, मैं उस पर आपसे डिटेल में बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ग्लोबल मार्केट्स पे जाना चाहूंगा। मैंने शुरुआत में हाईलाइट करा था आज ग्लोबल क्यूज बेहद पॉजिटिव है। हालांकि कल जब भारतीय बाजार कामकाज करे तो इंडिकेशंस थे कि अमेरिकन मार्केट्स मजबूती के साथ खुलते हुए नजर आएंगे, लेकिन मजबूती और भी बेहतर थी। दिन के हाईज पे जाके लगातार स्ट्रांग बाइंग देखने को मिली, 1.25% के आसपास तीनों बेंचमार्क्स अमेरिका में 100% के गेन्स के साथ कल क्लोज हुए। साथ साथ यूरोप में हमने देखा हरे निशान के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। क्या वजह थी इस तेजी की, सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी टिम्पी कालरा के पास। डिम्पी, बताएं। आप जो एसजेएक्स निफ्टी अभी देख पा रहे हैं, शायद ऐसा नहीं होता अगर आप मॉरिशस ट्रीटीज की खबर रात को नहीं आती, क्योंकि ग्लोबल संकेत पूरी तरह से पॉजिटिव थे। जैसे हमने अमेरिका की पहले बात करें, अपने 11 मार्च के बाद अब तक की सबसे अच्छी तेजी यूएस के अंदर इस बार आती हुई दिखी है, और इसकी 2-3 बड़ी वजह भी है, क्योंकि एक तो कच्चे तेल के अंदर वापस थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आई है, उसने भी सपोर्ट किया मार्केट्स को, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, और वहां पे एक शॉर्ट कवरिंग आई थी जो पिछले 2-3 दिन से थोड़ा दबाव बना हुआ था, वहां पे कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग भी आती हुई दिखी। साथ ही जैपनीज मार्केट्स में खबर यह आई है कि जापान की सरकार खुद से
करेंसी को सही करने के लिए इंटरवीन कर सकते हैं। अब तक सिर्फ उसके सेंट्रल बैंक्स ही कर रहे थे, लेकिन अब सरकार खुद से फिस्कल रिफॉर्म्स के जरिए करेंसी को इंपॉर्टेंस देगी और इसको ठीक कर सकती है। ये बड़ी खबर थी जिसने कि जापानीज मार्केट्स को भी मजबूत किया और ओवरऑल ग्लोबल प्रेजेंस को भी और सेंटिमेंट्स को भी इंप्रूव करने का काम किया है। इसके अलावा देखिए वहां पे कुछ एक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी यूएस के अंदर आए, जैसे कि होलसेल इन्वेंट्री का डाटा आया जो कि 0.1% बढ़ के आया। ये उम्मीद के मुताबिक ही था और यहाँ पे कह सकते हैं ठीक है। रही बात यूरोप की, वहां पे माइनिंग और बैंकिंग शेयरों में काफी हद तक नुकसान था। कल वही दोनों ही सेक्टर ठीक होते हुए देखिए, बैंकिंग में भी शॉर्ट कवरिंग थी और माइनिंग में भी शॉर्ट कवरिंग आती हुई देखी, इसलिए यूरोपियन बाजार आपको काफी अच्छी स्ट्रेंथ के साथ क्लोज करते हुए कल दिखे। ओके, तो मजबूत संकेत अक्रॉस द ग्लोब खरीदारी का दिन था कल। अमेरिका में मजबूती, यूरोप में मजबूती थी और इनफैक्ट कल हमने उसको छत तक मजबूती का फायदा भी उठाया था। आपको याद होगा कल भारतीय बाजारों में लगातार बैक टू बैक दूसरा मजबूत सेशन देखने को मिला था। कल भी शुरुआत ठंडी हुई थी क्योंकि ग्लोबल संकेत सुबह कमजोर थे, पर दिन के दौरान स्ट्रांग एक्यूमुलेशन इंडियन मार्केट्स में देखने को मिला। खास तौर पर जब यूरोप खुले 12:30 बजे के आसपास मजबूती थी वहां पर और वहां से भारतीय बाजारों ने तूल पकड़ा। डाउ फ्यूचर्स भी उस समय मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे। सेंसेक्स फाइनली 1/3% की मजबूती के साथ क्लोज हुआ। निफ्टी में हमने देखा 22 अंक की मजबूती और आपकी स्क्रीन पर 7,888 के लेवल पे जाके बंद हुए। तो ऑलमोस्ट दिन के हाईज पे और दिन के लोज से निफ्टी में 50 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली। मिड कैप स्मॉल कैप्स उस पेस में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस था कल। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? मिड कैप्स 1/4% दबाव था, स्मॉल कैप एकदम सपाट बंद हुए, इसलिए मार्केट ब्रेथ 1:1 की थी। कल एफआईज ने फिर से कैश मार्केट में 328 करोड़ रुपए की खरीदी करी। घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से भी बाइंग लौटती हुई पिछले कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूं। कल भी 70 करोड़ रुपए के आसपास की, छोटा ही नंबर है लेकिन पॉजिटिव एक बाइंग साइड का नंबर है। लेकिन अनिल मेरे साथ बने हुए, मैंने अनिल की कोट प्लेट पड़ी थी शुरुआत में कि खरीदारी करने के मौके हैं, लेकिन अनिल जी एसजेक्स निफ्टी शुरुआत जब शो की करी 1% कमजोर, अब 1.5% की नरमी, एक नीजक रिएक्शन है मॉरिशस ट्रीटी का? हाँ बिल्कुल, और उसी वजह से हम कमजोर है, नहीं तो शायद 7,700 7,900 की जो ट्रेडिंग रेंज में बाजार पिछले 10 से ट्रेडिंग सेशन बिता चुका है, उससे बाहर निकलने के लिए आज बहुत बेहतरीन मौका हो सकता था कि आप 7,950 8,000 की तरफ फिर से बढ़ते। लेकिन चूंकि अब संकेत हम पूरी तरह से मॉरिशस वाले मामले से ले रहे हैं, तो अभी मेरा मानना है कि 7,700 7,900 की ट्रेडिंग रेंज बरकरार रहेगी। आज अगर आप 7,800 के आसपास या इसके ऊपर बने रहते हैं तो फिर इंट्राडे के लिए बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक नीजर रिएक्शन होने के बाद शायद आपको शुरुआती घंटे 2 घंटे में बाजार को जो एक्शन दिखाना है इस पर वो दिखा देगा और उसके बाद बाजार निचले स्तरों से रिकवर हो सकते हैं। तो 7,800 की जितना नजदीक खरीदने की कोशिश करेंगे उतना बेहतर होगा। डेटा इतने बुरे नहीं है, अभी भी एफआईएस की तरफ से, डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से कैश मार्केट में खरीदारी है। हाँ, वाली थोड़ी सी वायदा कारोबार में जरूर एफआईएस की तरफ से कल होती हुई दिखी, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी हुई और स्टॉक फ्यूचर्स में भी। तो बेहतर यह होगा कि आप 7,700 7,900 की ट्रेडिंग रेंज को मानकर ट्रेड करें और उस लिहाज से आपको जिस तरफ बाजार निकलता हुआ नजर आए वो डायरेक्शन मिले। 7,800 के आसपास खुलकर शायद वहां स्टेबल होना चाहिए। तो मतलब एक नीजक रिएक्शन और अच्छे खासा प्रेशर आया तो शायद खरीदारी करने के मौके होंगे। टेक्सचर बदला नहीं है बाजार? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब तक आप 7,700 के नीचे बंद नहीं हो रहे हैं तब तक बिल्कुल घबराने की जरूरत। और मोटा मोटी जो डेवलपमेंट्स है मॉरिशस, ये पॉजिटिव ही मानेंगे? लॉन्गर टर्म पॉजिटिव, शॉर्ट टर्म नेगेटिव। ये जो नीजक रिएक्शन शॉर्ट टर्म देखने को मिल रहा है। चलिए, तो खरीदारी करने के मौके हैं मोटा मोटी 7,700 से 7,900 की रेंज है। जैसे जैसे बाजार अगर 7,800 के आसपास आता है तो खरीदारी करने के मौके होंगे, और 7,800 के ऊपर रहा तो मेरे ख्याल से दिक्कत की ज्यादा बात नजर नहीं आती। आज के लिए खरीदारी करने के मौके, तो जितना भी दबाव आएगा उसके बाद शायद इस रेंज में जितना लोअर साइड में आपको मिल सके उतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड होगा। एक और एक्सपर्ट की राय आगे लेकर आऊंगा, बाजार पे आज की रणनीति लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपकी स्क्रीन पर आएंगे आज के इवेंट्स कैलेंडर, यानी कि आपकी और हमारी नजर कहां रहनी चाहिए। आईपीओ मार्केट में आपको याद होगा पराग मिल्स का आईपीओ खुला था, उसके बाद उन्होंने लोअर प्राइस बैंड रिवाइज करा था, 3 दिन का अतिरिक्त समय मिला उनको। आज वो आईपीओ बंद होना है, तो देखना होगा फाइनल सब्सक्रिप्शन नंबर्स किस तरह से आते हैं और लोअर एंड पे या फिर अपर एंड पे ये इशू सब्सक्राइब हो पाता है। कॉल ड्रॉप मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा आज अपना फैसला, तो तमाम टेलीकॉम शेयर्स आज आपके रडार पर रहने चाहिए। उत्तराखंड बहुमत के नतीजे आज सुप्रीम कोर्ट जारी करने वाला है, तो काफी लंबे अरसे जो असमंजसता की स्थिति बनी हुई है उस पर आज क्लैरिटी आएगी। डब्ल्यूटीओ समिट की शुरुआत आज से है। डब्ल्यूटीओ में भारत उठाएगा यूएस की तरफ से वीजा फीस बढ़ाने का मामला, तो आईटी कंपनीज उस लिहाज से खास तौर पे फोकस में रहनी चाहिए। लेकिन चलिए, मैंने कहा था निफ्टी पे एक और एक्सपर्ट की राय लेकर आऊंगा। हमारे साथ अब हेम सिक्योरिटीज के मनोज सचदेवा की राय है। मनोज की राय आपकी स्क्रीन पर आएगी और मनोज भी मानते हैं निफ्टी में खरीदारी करने के मौके ही ढूंढने चाहिए।
ध्यान रखें। लेकिन आज एक नी जर्क रिएक्शन उस मॉइशन ट्रीटी के बाद जहां पे कैपिटल गेन्स लगाने की बात करी जा रही है, तो दबाव शायद देखने को मिलेगा। तो ये लेवल्स उस लिहाज से रिवाइज करने पड़ेंगे आपको, लेकिन लो लेवल्स पे खरीदारी करने के मौके। मनोज के तो जो स्टॉक पिक्स हैं आज के, उसमें पीटीसी इंडिया खरीदारी करने के मौके ढूंढे, 75 तक के टारगेट्स तक यहां पे अप्रोच करने की सलाह है, और साथ साथ कैडिला हेल्थ भी उन्होंने कहा है खरीदारी करके चलें। 360 तक के टारगेट्स, 325 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये दो स्टॉक्स आए मनोज सचदेवा की तरफ से। मेरी सहयोगी पूजा ने भी कुछ एक्सपर्ट से बातचीत करेगी कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज के लिए। पूजा, हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं। विशाल, मलकान ने जेट एयरवेज में खरीदारी करने की राय दी है। 700 तक के लेवल्स इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। 650 का स्टॉप लॉस आकर चलने की राय होगी। इसके अलावा एके प्रभाकर ने आईटी काउंटर विप्रो में खरीदारी करने की राय दी है। 553 तक की तेजी इस स्टॉक में देखने की उम्मीद की जा रही है। और आखिरी में एक बिकवाली की राय आ रही है हिमांशु शर्मा की तरफ से। टाटा मोटर्स में इन्होंने बिकवाली करने की राय दी है। 378 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 395 का स्टॉप लॉस आकर चलने की राय। ओके, तो ये तमाम स्टॉक आइडियाज, ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए आपकी स्क्रीन पर। आप टारगेट स्टॉप लॉसेस प्लीज नोट डाउन कर लें। यहां पे मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद आज रिजल्ट्स के लिहाज से एक और इंपॉर्टेंट दिन है। कई सारी मिड कैप कंपनीज और खास तौर पे जो निफ्टी की दिग्गज एशियन पेंट्स और कोटक महिंद्रा बैंक अपने तिमाही रिजल्ट घोषित करेंगी। क्या उम्मीद लगा रहा है बाजार इन नंबर्स से, उस पर बातचीत, और साथ साथ हेमंत जुड़ेंगे मेरे साथ आज के टॉप 5 स्टॉक आइडियाज या टॉप 5 स्टॉक्स इन न्यूज लेकर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज कौन से टॉप 5 शेयर्स जाएंगे फोकस में खबरों की वजह से, मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत घई अब स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। कौन से स्टॉक पर रहने वाले? टेलीकॉम कंपनियों पर नजर रहने वाली है। आपको याद होगा टेलीकॉम कंपनियों ने टीआरआई के फैसले के अगेंस्ट जाकर हाईकोर्ट में पहले अपील की थी कि कॉल ड्रॉप के ऊपर इतनी भारी भरकम पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। हाईकोर्ट ने इनके अगेंस्ट डिसीजन सुनाया था और फिर ये सुप्रीम कोर्ट में गए थे। पूरी सुनवाई हो चुकी है, मामला रिजर्व है और आज फाइनल आउटकम निकल कर आएगा। तो देखना होगा कि कॉल ड्रॉप पर सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है। बहरहाल थोड़ा दबाव में देखने को मिल सकते हैं ये शेयर अगर इनके अगेंस्ट में फैसला आता है। यूको बैंक पर भी रखिए नजर, यहां पर पॉजिटिव खबर आती हुई। सरकार को इन्होंने शेयर जारी किए हैं और वो जारी किए हैं 41 रुपए 47 पैसे के आसपास। करंट मार्केट प्राइस देखिए 37 रुपए का है, तो बाजार भाव के ऊपर क्योंकि ये शेयर जारी हुए हैं सरकार को, तो एक तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि सेंटीमेंट के लिहाज से आप कह सकते हैं थोड़ी सी पॉजिटिव खबर है। एल्केम लैब्स एक और ऐसी कंपनी जिसके लिए एक फेवरेबल जजमेंट निकल कर आया है। सीसीआई ने इन पर एक पेनल्टी लगाई थी करीब 65 करोड़ रुपए की। उसके बाद इन्होंने अपील की थी कॉम्पैट में और कॉम्पैट ने सीसीआई के ऑर्डर को दरकिनार कर दिया है। हर बार की तरह आप जनरली देखते हैं ऐसा होता है। तो एल्केम के लिए एक पॉजिटिव खबर। त्रिवेणी टरबाइन के नंबर्स अच्छे आए हैं। मुनाफा देखिए करीब 17% बढ़ा है, मार्जिन 17.5% से बढ़कर 25% के हो गए। तो इस शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है। एबीसी बेयरिंग एक और छोटी कंपनी जिसने अपने तिमाही नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद पेश किए, 68% मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आया है और मार्जिन में भी 13.5% के मुकाबले करीब 18% के मार्जिन इन्होंने पोस्ट किए हैं। तो ये नतीजे भी अच्छे हैं। और कई कंपनियां हैं आशीष, छोटी मझौली, जहां पर घाटे से कंपनियां मुनाफे में आई हैं। तो वो तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिस पर हम विस्तार से आगे बात करेंगे। ओके, और एक और स्टॉक जो आपके राह पर रहना चाहिए, हमने कहा था कल निफ्टी के एक दिग्गज अपने तिमाही रिजल्ट घोषित करेगी और रिजल्ट्स आ चुके हैं जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के, और मजबूत नंबर्स हैं जैसे कि हम कल बता भी रहे थे कि अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड हैं। आय 347 करोड़ से बढ़कर 1532 करोड़ रुपए पहुंची है। ऑपरेशनली बेहद स्ट्रॉन्ग क्वार्टर था इस कंपनी की। एबिटा में परफॉर्मेंस 271 करोड़ से बढ़कर 414 करोड़ रुपए, मार्जिन में ऑलमोस्ट 600 बेसिस पॉइंट्स का सुधार हो गया और 27% पे पहुंचे। मुनाफे में उछाल देखने को मिला और ये मार्जिन से मुनाफे में सुधार बावजूद इसके कि अन्याय का कंपोनेंट गिरा है उसके बावजूद, इसलिए मैंने कहा ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर था। और हाईलाइट थी एड रेवेन्यू में ग्रोथ, ऑलमोस्ट 29-30% साल दर साल एड रेवेन्यूज या एड से कमाने वाली आय जो कंपनी करती है उसमें एक इजाफा देखने को मिला है। तो ये स्टॉक आज राह पे रहेगा, ये रिजल्ट पे रिएक्शन होगा। लेकिन आज दो दिग्गज निफ्टी कंपनीज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी, कोटक महिंद्रा बैंक और एशियन पेंट्स। कैसे रह सकते हैं नतीजे? सीएनबीसी आवाज का पोल क्या कहता है? मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा और डिम्पी दोनों जुड़े हुए हैं। पूजा, पहले आप बताएं, कोटक महिंद्रा बैंक क्विकली क्या इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जिस पर आप नजर बनाएंगी? जी, एसेट क्वालिटी पर इस बार नजर रहेगी। थोड़ा यहाँ पर स्ट्रेस देखने को मिल सकता है क्योंकि बैंक का कहना था कि आईएनजी वैश्य बैंक का जो लोन बुक का 6% है वो स्ट्रेस्ड में है। तो इस बार वहां से थोड़ा कंसर्न देखने को मिल सकता है, जिसके सामने बैंक प्रोविजनिंग भी जो बैंक की जो प्रोविजनिंग रहेगी वो भी बढ़ी हुई होगी, जिसकी वजह से कंपनी के मुनाफे पर दबाव देखने को मिल सकता है। लोन ग्रोथ और मार्जिन के लेवल पर अगर बात करें तो नंबर सस्टेनेबल रहेंगे। ओके, तो कोटक महिंद्रा बैंक आपकी स्क्रीन पर एक्सपेक्टेशंस। लेकिन डिम्पी,
अब एशियन पेंट्स क्या वॉल्यूम ग्रोथ लौटेगी, मार्जिन सुधार देखने को मिल सकता है इस क्वार्टर में? यही दोनों चीजें हम कमेंट्री में सुनना चाहेंगे मैनेजमेंट से, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ कितनी रहती है, क्योंकि अब तक एंटिसिपेशन ये है कि शायद 10 से 12% की वॉल्यूम ग्रोथ रहेगी। और साथ ही ये भी सुनना चाहेंगे कमेंट्री के अंदर कि इंटरनेशनल ऑपरेशंस इनके कैसे हैं, स्पेशली इथोपिया, मिडिल ईस्ट और बांग्लादेश में इन्होंने जो ऑपरेशंस बढ़ाए हैं वो कैसे इंप्रूव होकर आते हैं। कुल मिलाकर प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आप 30% का एक अच्छा खासा सर्ज आते हुए देखेंगे। मार्जिन भी सुधर जाएंगे करीब 1.25% के आसपास। ऑपरेशन जो प्रॉफिट है यानी कि जो कामकाजी इनका मुनाफा है वो भी करीब आपको 22.5% बढ़ता हुआ दिखेगा। और रही बात आय की, वो भी करीब 10% बढ़ती हुई दिखेगी। तो सभी सेगमेंट में ग्रोथ आती हुई दिखेगी। थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये भी होगा कि मिड सेगमेंट इसकी ग्रोथ कैसी रहती है, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा स्लगिशनेस है। अदरवाइज जो इसका लग्जरी सेगमेंट है वो ठीक है। ओके, तो जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस रिजल्ट्स पे रिएक्शन और एशियन पेंट्स और कोटक महिंद्रा बैंक आज नतीजा आने वाले हैं, इसीलिए स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में क्या रणनीति हो इस पे बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज क्या स्ट्रैटेजी हो जान लेते हैं। आज के टॉप पिक्स कार्वी कॉमट्रेड की आपकी स्क्रीन पर आएंगी। सोना, कल हमने इंटरनेशनल मार्केट में दबाव आता हुआ देखा है, डॉलर में मजबूती का दबाव था, बिकवाली करके चले आज के लिए 29,700 का लक्ष्य। चांदी में भी बिकवाली इनिशिएट की जा सकती है 40,600 के टारगेट्स के लिए। कच्चा तेल कल उछाल आया कनाडा और लीबिया की कंसर्न्स के चलते, और आज भी शायद ये बाइंग कंटिन्यू होती हुई नजर आए 3,000 तक के टारगेट्स। और फाइनली रुपए में शायद कुछ कमजोरी गहराए, तो यहां पे खरीदारी करें 66, 68 के लेवल्स के लिए। फाइनली एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा। अच्छे ग्लोबल संकेतों के बावजूद दबाव के साथ कामकाज, हालांकि 1.5% तक की कमजोरी थी, अब लो लेवल से कुछ सुधार देखने को मिल रहा है, स्टेबिलिटी लौटती हुई नजर आ रही है। दोनों एक्सपर्ट्स का मानना है कि कमजोरी आती है तो भारतीय बाजारों का टेक्सचर मजबूत है, खरीदारी करने के आपको मौके ढूंढने चाहिए। लेकिन चलिए, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहां पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हेमंत और डिम्पी लेकर आएंगे आपके लिए स्टॉक 2020।